हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शंस के। तो हमने मैकेनिज्म के बेसिस पे ना रिएक्शंस को दो कैटेगरी में रखा है। एक है कि सिंपल, जिसको हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन याद है ना आपको, जिसमें हम लोग लिखते थे कि रेट लॉ जो है, रेट लॉ के ऊपर जो पावर आता था, मतलब जो ऑर्डर आता था, वो उसके स्टोचियोमेट्री के साथ मैच करता था। याद होगा ना, पिछले लेक्चर में देखा था ये सब, भूल गए। अच्छा, अगला है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जिसमें कि मल्टी स्टेप होते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से आपको बताऊं कि सिंपल या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, एलिमेंटरी, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पे, ओहो, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सिंपल जो होता है या एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, इसमें हमने रिएक्शन लिया है कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था कि एक ग्राफ बनता था। ग्राफ में मान लीजिए रिएक्टेंट यहाँ पे है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल यहाँ पे है, और एक बड़ा स्मूथ सा ऐसा ग्राफ यहाँ पे बन के आता था। और हम बोलते थे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। याद आया कुछ? आर्हेनियस जो इक्वेशन था उसमें भी हमने ये चीज देखा था। अच्छा, तो ये हम लोग को मिल गया एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जिस यहाँ पे जब जो स्टेट पहुंचेगा, इसको हमने बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो, हर बार आपको एनर्जी, कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी नहीं है, प्रोडक्ट तक पहुंचने में आपको इतनी एनर्जी लगेगी। मतलब ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, पहले आपको ट्रांजिशन स्टेट को से गुजरना होगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी है, और यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यही था। तो हमने ये ग्राफ देखा हुआ था। अच्छा, यहां तक बात समझ में आती है। अब मान लीजिए इसी में हमने बोला कि A2 प्लस B2 गिव्स प्रोडक्ट, और यहाँ ये भी मान लीजिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी हमको इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। और हम रेट लॉ अगर लिखना चाहें तो हम रेट लॉ में लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहले ले लूँ कि रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो हम बोलेंगे भाई इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? हम बोलते हैं कि रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। तो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, क्योंकि एक ही है रिएक्टेंट। और यहां पे अपना रेट जो होगा, ऑर्डर भी 1 है, तो रेट इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं के ए पे पावर 1। क्यों आया ए पे पावर 1? यहाँ पे ए गिव्स बी था, मान लो ए गिव्स प्रोडक्ट था, नहीं तो आर लिख देते। यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो इसका स्टोचियोमेट्री होगा वही यहाँ पे ऑर्डर आएगा। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये सब आपने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान में होगा। यहाँ पे भी अपन बोलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, यहाँ पे 2 है, और हम लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, और यहां पे लिखेंगे बी। अब अगर यहीं पे मान लो ये 1 होता, यहां पे 2 होता, तो हम यहां पे 1 लिखते और यहां पे 2 लिख देते, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाती? 3 हो जाती। खैर ये बात नहीं थी, तो हमने यहां पे हटा दिया, ये 1 है, हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहां पे भी 1 है। अब अगर मैं अगला एग्जाम्पल में ये चीज मान लो लिख दूं कि ए प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे यहां पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी जो है वो है 3, और रेट इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? ए, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, और बी पे पावर 2। देख लो, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू संयोग से इसको स्टोचियोमेट्री के साथ मीट कर रहा है। अब मीट कर रहा है तो ही हम इसको बोल पाए हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी तरीके से जाना जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कोई बोल ही दे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, हम इसको सिंगल स्टेप बोल रहे हैं, सॉरी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हम बोल देंगे कि भाई उसका स्टोचियोमेट्री ही उसका पावर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने आपको 3 एग्जाम्पल लेके बता दिया कि देखो इस तरीके से हम लोग इसको लिख पाते हैं अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो। क्लियर? नोट करें यहां तक। और आपने नोट कर लिया होगा तो हम यहाँ पे ना छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। हमने बोला कि N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3, ठीक है, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई 2 है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी जो है आप बोलोगे सर 3। क्या ये 3 हो सकता है? 3 नहीं, सॉरी 4 आ गया ना, 3 और 1 4। क्या मॉलिक्यूलरिटी 4 हो सकती है? जवाब है नहीं, मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ
अच्छा, ऑर्डर की भी बात कर लीजिए। हम बोलेंगे कि इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, तो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलरिटी 4 आ गई, 3 से ज्यादा आ गई, तो हो ही नहीं सकता है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो। और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो क्या है, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा वहां से लाने पड़ेंगे, मतलब आप देख के नहीं लिख सकते हो, तो हम रेट को भी यहां पे नहीं लिख पाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने ले लिया कि H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। अब आपको यहां पे बोल दे कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी यहां पे 2 है। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेट इज इक्वल टू होता है K इंटू H2 पे पावर 1 और I2 पे पावर 1। एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है। कहां से देखा हमको? एक्सपेरिमेंटली हमने ऐसा देखा। अगर ये चीज हो रहा है तो हमने देखा कि अरे भाई, ये तो इसका जो पावर है, ऑर्डर है, वो तो इसके स्टोचियोमेट्री के साथ मीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, जो आपके डाउट क्लियर करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसका आंसर आप यहां पे कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है उसकी बात करेंगे। तो यहां पे मैं हेडिंग लगा लेता हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहां हमने लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे सच रिएक्शन अकर इन सेवरल स्टेप। लिख लीजिए, सच रिएक्शन occurs in several steps। ठीक है भाई, एक मल्टी नाम ही इसका है कि मल्टी स्टेप, तो यहां पे बहुत सारे स्टेप लिए होंगे, सेवरल स्टेप्स लिख देते हैं। सेकंड, जो अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिफाइंड ओवरऑल। लिख देता हूं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी नहीं, इज डिफाइंड। समझो क्या बोला मैंने बोला देखो, ओवरऑल रिएक्शन, पूरे का रिएक्शन का ना, आप एक पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पूरे का आप एक मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते। तो कहां पे बता सकते हैं? तो हम बता सकते हैं कि उसके स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो हमने बोला कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारा एक रिएक्शन था कि 3A प्लस B गिव्स अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लिख दिया। तो हम बोलेंगे भाई ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। हम बोल रहे हैं इसके अंदर स्टेप ऐसा हो सकता है कि स्टेप है यहाँ पे कि A प्लस B गिव्स T, फिर हम बोलेंगे T प्लस A गिव्स R, फिर हमने बोला कि क्या हो गया, 2 आ गया ना, फिर आप बोलोगे कि R प्लस A गिव्स फाइनली P। ये क्या हो गया, स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, स्टेप 3। अब आप सबको जोड़ के देख लो, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सबको अगर जोड़ोगे ना तो यहां पे आएगा 3A प्लस T प्लस R इज इक्वल टू T प्लस R प्लस P। T प्लस R कैंसिल, हम बोलेंगे 3A गिव्स B। जब आप ऐसे लिख पाओगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिख पाओगे, तो इस स्टेप का भी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, इस स्टेप का भी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, इस स्टेप का भी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, लेकिन ओवरऑल का मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइंड है। आई थिंक क्लियर हो गया ना ये बात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवरऑल रेट इज गिवन बाय ठीक है स्लोएस्ट स्टेप। देखो जो रेट होता है ना वो स्लोएस्ट पे डिपेंड करता है, फास्ट पे नहीं। हमने एक एग्जांपल लेके बताया था कि मान लीजिए आपके ग्रुप में जो है ना, सबने प्लान किया कि कहीं पे घूमने जाएंगे। ठीक है, सब बोले 4-5 दोस्त थे, हम लोग घूमने गए, लड़के लड़कियां सब थे। तो हम लोग घूमने गए, तो सबसे लेट कौन जो करेगा वही डिसाइड करेगा कि भाई निकलना कितने बजे। हम अपन तो 7 बजे सुबह में तैयार वार होकर बैठे हुए हैं, एक बच्चा जो है वो आया आराम से 8 बजे। तो बताओ कौन डिसाइड करेगा कि कितने बजे निकलेंगे? वही जो सबसे लेट आया। तो हम बोलेंगे कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का स्पीड, बनने का स्पीड क्या होगा। तो वही मैंने लिखा है कि ओवरऑल रेट इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। ओके, तो ये बात ध्यान रहे। अच्छा, इसी को ना अपन बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को बोलते हैं आरडीएस, आरडीएक्स नहीं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अगला है कि देयर विल बी, लिख देता हूं यहां पे कि देयर विल बी इंटरमीडिएट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लिख देते हैं कि देयर विल बी इंटरमीडिएट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझाता हूं ये बात, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आपने देखा कि देखो पहले स्टेप में एक टी नाम का चीज बना था, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब बीच में ही यूज हो गया, फाइनल प्रोडक्ट में टी नहीं है, तो ये टी है, आर है, ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया कि टी और आर, जो ऊपर में लिखा हुआ है टी और आर, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं कि बीच में ही फॉर्म होते हैं और रिएक्शन के बीच में ही कहीं पे फॉर्म होंगे और बीच में ही कंज्यूम भी हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा ये चीज। अच्छा, अब हम अगर ग्राफ बनाना चाहें इन इंटरमीडिएट्स का तो देखो कैसे बनता है, समझाता हूं। हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ये हमारा ग्राफ है, मतलब यहां पे है एनर्जी और यहां पे है अपने पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब सिंगल स्टेप होता था तो एक ही बार बनाते थे, वहां पे फॉर्म हो जाता था। तो यहां पे क्या होता है, देखो कि यहां पे हो सकता है कि इस तरीके से, क्या यहां पे एक प्रोडक्ट बना, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बना, फिर ये इंटरमीडिएट मान लीजिए यहां पे एक नया इंटरमीडिएट बनाया और ये इंटरमीडिएट फाइनली मान लो यहां पे एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बना था, हम बोलेंगे सबसे पहले बना था टी, फिर बना था आर और फिर फाइनली पी बना है। तो ये सब क्या हो गए, ये इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट जो है वो क्या होते हैं, कहां पे बोलेंगे अपन, तो यहां पे अपन बोल दिए कि मान लो ये, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट यहां पे टी, यहां पे इंटरमीडिएट जो है ना वो स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, ट्रांजिशन स्टेट से। तो यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा और यहां पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा और फाइनली क्या बन गया होगा, प्रोडक्ट बन गया होगा। तो टी और आर क्या है यहाँ पे, ये है इंटरमीडिएट, TS1 और TS2 क्या है, ये है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे TS3 भी है, मतलब तीन ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमारा था, ये जो एनर्जी थी ये किसकी थी, रिएक्टेंट की थी और यहाँ पे प्रोडक्ट की है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि मान लो कि ये अपना है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, पहला ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पहला ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। लिख दूं यहाँ पे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। अच्छा, हम बोलेंगे कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो इतना जो बनाने के लिए लगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज वाई, है ना, ये हो गया वाई। वाई मतलब भी क्या हो गया, ये भी एक एक्टिवेशन एनर्जी है सेकंड स्टेप के लिए और ये भी एक एक्टिवेशन एनर्जी है थर्ड के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे ढेर सारी चीजें आपको बता दिया। अब हमने यही चीज को यहाँ पे अगर बोले कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर, वापस आइए यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्री रिएक्शंस है, तो हम बोल देंगे एलिमेंट्री 1, ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन 2, ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन 3। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक सवाल ले रहे हैं, देखते हैं इसी पे, जो हमने अभी पढ़ा इसी के बेसिस पे एक सवाल ले लेते हैं। बोलता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड रेट लॉ फॉर, तो बोलता है किसका, तो बोलता है कि 2A + 3B गिव्स A2B3, या हाँ A2B2 लिख दो या A2B3 लिख दो, चलो A2B3 भी देगा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, A + B जो है वो देगा AB, अगली बार में आप क्या बोल रहे हो कि AB + B ये देगा अपने को AB2 और उसके बाद आप बोल रहे हो कि AB2 + A ये अपने को क्या दे रहा है, ये दे रहा है A2B2। ठीक है, A2B2, A + B भी लिख दे, ठीक है, यहाँ पे B भी लिख दो तो ताकि एक ही बार में आपको A2B3 मिल जाए। अच्छा, ये सब स्टेप्स थे और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट एंड अगेन दिस इज स्लो। ठीक है, तो जो स्लो होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये मैकेनिज्म था इसका, मैकेनिज्म। अब आपसे बोला है कि इसका ऑर्डर बता दो, तो हम बोलेंगे ऑर्डर बताने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2, क्यों ऑर्डर 2 होगा, समझो, स्लोवेस्ट जो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वही डिसाइड करता है कि ऑर्डर कितना होगा। क्या बोला मैंने, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा। देखो, ये जो स्लोवेस्ट स्टेप है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है
और एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको दिख गया कि ए इसका पावर क्या है, मतलब इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1, इसका भी स्टोइचियोमेट्री 1, तो ऑर्डर भी हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना 1 + 1 दैट इज 2। तो रेट कैसे लिखाएगा, तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू वही स्लोवेस्ट वाले को देखो ए और यहाँ पे आ जाएगा बी। क्लियर हो गया ये बात। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है ये आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि भाई सबसे जो आरडीएस स्टेप है, मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसको देखो और उसी का ऑर्डर लिख दो, उसी का रेट इक्वेशन लिख दो, ये पूरा ओवरऑल का क्या आ जाएगा, रेट इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूं कि देखो यहां पे एक हेडिंग लिख देते हैं कि व्हाट विल बी डू, व्हाट विल वी डू इफ intermediate are involved in RDS। RDS में अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर वहां पे क्या आ जाए, वहां पे एक इंटरमीडिएट आ जाए। देखो ध्यान से देखो, ये जानबूझ के मैंने सवाल ऐसा दिया था जिसमें कि आरडीएस, जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई भी इंटरमीडिएट ना आए। देख रहे हो ए और बी इंटरमीडिएट थे ही नहीं, ये तो वो तो क्या दिया, रिएक्शन लिए गए थे, तो इसमें तो ऐसा बात नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं मान लो एक सवाल दे देता हूं, देखो सवाल दे दिया मैंने कि 2a + 3b अपने को दे रहा है कि a2b3, ठीक है, वही वाला लिख रहा हूं। अब अपन क्या बोलेंगे कि वही फिर से लिख दीजिए a + b देता है अपने को ab, यहां पे लिख दिया हमने कि ab + b हम लोग को देता है ab2, और यहां पे लिख देते हैं बेटा कि ab2 + a + b अपने को देता है a2b3। और इस बार ना मैंने इसको बोला है स्लो और ये सब क्या है, फास्ट है। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर वही काम करेंगे, तो चलो करके देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि समस्या क्या आएगी। समस्या ये है समस्या यहां पे ये है कि आप लिखना चाहते हो कि रेट इज इक्वल टू के, किसको देख के, स्लोएस्ट वाले इसको देख के और हम लिखेंगे ए बी और यहां पे आ जाएगा बी, यही लिखना चाहते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा नियम ये है कि रेट लॉ में इंटरमीडिएट्स आर नॉट इन्वॉल्व। लिख दूं यहां पे इन रेट लॉ इंटरमीडिएट्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट्स जो है वो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई अगर ये हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज। तो कैसे लिखें, तो हम बोलेंगे कि अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि देखो हम लिखेंगे कि एक रिएक्शन ढूंढो, एक रिएक्शन यहां पे ढूंढिए जिसमें कि ए बी आता हो। तो हम बोलेंगे कि भाई ये वाला ले लेते हैं, ये तो हम बोलेंगे कि यहां पे आ रहा है कि a + b क्या दे रहा है अपने को, ये रिवर्सिबल साइन बनाना क्योंकि फास्ट है तो हम बोलते हैं कि ए बी दे रहा है। और मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट जो है वो k1 है और इधर के लिए k2 है। ओके तो बताइए मुझे k इक्विवेलेंट कितना आएगा, हम बोलेंगे ए बी अपॉन ए और यहाँ पे b। याद है ना, ये अपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ये चीज। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू k1 अपॉन k2। अच्छा हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये k4 है, ठीक है, इधर जाने के रिएक्शन को अपन ने पहले डिफाइन कर रखा है कि k1 k2 k3 ऐसा दिया हुआ है, तो ये k4 है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो होता है ये कैसा होता है कि अपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि दोनों का डिवीजन होता है, मतलब k1 अपॉन k4 होगा ये चीज। अब k1 अपॉन k4 को हम इसके साथ रिलेट करना चाहेंगे, मतलब हम लिखेंगे कि k1 अपॉन k4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए और यहाँ पे क्या b। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि भाई देखो यहां से कि ए बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज इक्वल टू k1 अपॉन k4 और साथ में आ गया a और यहां पे आ गया b। ठीक है, अब यही वाली वैल्यू लाके यहां पे पुट कर दीजिए, जो प्रॉब्लम आपको दे रहा था यहां पे जाके पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ तो आप बोलोगे कि रेट इज इक्वल टू होगा, रेट इज इक्वल टू k और यहां पे आ जाएगा अपना ए बी के जगह पे क्या लिखोगे आप कि k1 अपॉन k4 यहां पे है a यहां पे है b, ठीक है, और यहां पे आ गया b पे पावर 1। ठीक है, ऐसे चल के आ रहा है। सो अब आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि दिस विल मेक अ न्यू कांस्टेंट, मतलब k डैश, ठीक है, k डैश, और यहां लिख देंगे अपन a और यहां लिख देंगे b पे पावर 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना रेट का इक्वेशन। अब ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ध्यान से देखो इसे। सो ध्यान से देखने पे आपको दिखाई देगा कि ऑर्डर यहां पे आ रहा है 3, दिख रहा है, ऑर्डर यहां पे कितना हो गया 3।
तो यही चीज हम लोग यहाँ पे ढूंढना चाहते थे कि भाई ऑर्डर इसका ओवरऑल कितना होगा। तो अगर ये मतलब पहला वाला जो आपने एग्जांपल देखा था उसमें तो बड़ा सिंपल था, उसको आप देख के बता दिए। दूसरे वाले में कॉम्प्लेक्स क्या हो गया था कि भाई इंटरमीडिएट आ गए थे बीच में, तो इंटरमीडिएट आ गया तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? तो ऑर्डर कितना है। अब यही पे आपसे पूछ देता है कि ये जो के डैश है, के डैश कितना है, तो हम बोलेंगे के डैश जो है वो है के, और यहां पे आ गया k1 अपॉन k4। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या, के डैश की वैल्यू, मतलब के इफेक्टिव की वैल्यू। तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी के जैसा होगा, देखना आप भी ट्राई करके। मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर आ जाए। ओहो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहां पे लिया है कि ट्वाइस ऑफ O3 गिव्स 3 टाइम O2। ओके, और यहां पे मैकेनिज्म भी दिया हुआ है आपको, मैकेनिज्म जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, मैं इधर क्या देख रहा हूं, इधर नोट्स है। ठीक है, नोट्स से ही आपको पढ़ाना पड़ता है ना। तो ये हमारे पास है O3 जो है अपने को क्या देगा कि K1 एंड K2 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि O2 प्लस O, और ये अपना एक फास्ट रिएक्शन है। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है वो है कि O प्लस O3, ये अपने को दे रहा है, यहाँ पे K3 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ O2, ये एक स्लो रिएक्शन है। अब जानबूझ के ऐसा दिया है कि भाई उसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, मैं वो भी लिख देता हूँ। बोलता है कि फाइंड रेट लॉ, और क्या चीज दिया हुआ है, बोलता है कि हमको ऑर्डर भी बता दो, और हमको एक चीज बता दो कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आप क्या लिखना चाहते थे कि भाई मैकेनिज्म को देख के आप बोल रहे थे कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे हम रेट लिखेंगे, तो आपने बोला कि रेट इज इक्वल टू होगा K3, और यहां पे क्या आ गया बेटा, यहां पे आ गया O, और यहां पे आ गया O3। बट प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है अपने पास कि इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए था। देखो O2 प्लस O दिख रहा है, ये O क्या है, O क्या है, तो हम बोलेंगे भैया O तो इंटरमीडिएट है, तो हम बोलेंगे दिस इज इंटरमीडिएट। एक मिनट क्या लिखा गया, हाँ जी, तो हम बोलेंगे ये अपना क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। एंड इसको क्या करना पड़ेगा, दिस वी हैव टू रिमूव। अब इसको रिमूव करने के लिए यही सारा खेल रचा गया है। तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलोगे कि देखो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे भाई K1 अपॉन K2 होता है, और इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू O2 एंड O, और यहां आ गया O3 का कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है। सो क्या आप यहां से O की वैल्यू निकाल सकते हो, तो हम बोलेंगे हाँ जी O की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो O की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम बोलेंगे O की वैल्यू आ जाएगी K1 अपॉन K2, यहां आ गया O3, यहां आ गया अपना O2, ठीक है, एंड दिस इज O का कॉन्सेंट्रेशन। क्या यही वाला O हम लोग यहां पे जाके पुट कर दें, देखते हैं क्या आता है। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K3, और O की जगह पे क्या लिखने वाले हैं आप, K1 अपॉन K2, और यहां लिखोगे O3, और यहां पे आ जाएगा O2, और साथ में क्या आ गया, साथ में आ गया O3। ठीक है, O3 आ गया। अब देखो यहां पे, अब आपको लग रहा होगा कि सर O2 भी आ गया। अरे O2 तो प्रोडक्ट में है ही ना, समझ रहे हो, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चीजें हैं उसके अलावा कुछ जो भी है वो इंटरमीडिएट है। तो हम बोलेंगे बस हो गया काम, हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू K3 K1 अपॉन K2, और यहां पे आ गया O3 पे पावर 2 और O2 पे पावर -1। और आपको अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो अपन लिखते हैं रेट में ना रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है कि सर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कैसे आ गया, प्रोडक्ट आता है। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन। अब इसी में आपसे पूछा है कि ऑर्डर बता दीजिए, हम बोलेंगे ऑर्डर हो गया 2 - 1, कितना हो गया 1। ये आ गया ऑर्डर की बात। अगली बार आपसे बोलता है कि रेट कांस्टेंट बता दो, तो रेट कांस्टेंट भी बता देते हैं। रेट कांस्टेंट हो जाएगा अपने पास K1 K3 अपॉन K2, ये हो गया रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इतने सारे आपके पास रिजल्ट हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। हर बार यही काम करना है, हर बार इसी तरीके का। ठीक है, सो अब आप चाहो तो बुक से कुछ क्वेश्चंस लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, सब जगह आपके यही तरीके से सॉल्व होंगे। अब देखो अगला जो टाइप है ना, इसमें है कि मान लीजिए कि अगर आपको RDS ही नहीं दिया हुआ है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे हमारे पास एक मेथड है कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अपन कर लेंगे। क्या मतलब है इसका, तो समझाता हूं। देखो इंटरमीडिएट जो है वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं और जल्दी से डिसअपियर भी हो जाते हैं।
फॉर्म हुआ डिसअपियर हो गया। तो मैं बोलूं कि इसका रेट ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन का जो बदलने का जो तरीका है वो क्या होगा, मतलब बना तुरंत पीक पे पहुंचा तुरंत गिर गया। तो हम बोलेंगे कि इतना कम समय लगता है उसको पीक तक पहुंचने में, बनने और गिरने में, कि इसका मान लीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझो, अगर ये धीरे धीरे बन रहा होता तो क्या होता है कि समय के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर समय के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये तुरंत बना तुरंत गया, मतलब या तो है या तो नहीं है, या तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है या तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। जब तक है तब तक कांस्टेंट है। तो मैं बोलूं कि इसका जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे कांस्टेंट का तो जीरो आएगा। क्लियर हो गया ये बात? तो हम लोग यहां तक बात कर चुके हैं, और इसी लॉजिक पे ना हम लोग एक सवाल करेंगे। सवाल देखो क्या है दिया हुआ, बोलता है कि ट्वाइस ऑफ O3 गिव्स 3 टाइम्स O2, और मैकेनिज्म यहां पे दिया हुआ है कि स्टेप नंबर 1 में है कि O3 गिव्स O2 प्लस O, और अगले लाइन में है कि O प्लस O3 अपने को क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ O2 दे रहा है। ओके, तो क्या मैं इसका रेट लॉ लिख सकता हूं, क्योंकि हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू K1, और यहां क्या आ गया बेटा, यहां पे आ गया O2 और प्लस क्या आ गया O2 एंड यहां पे आ गया O, और यहां पे आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K2, और यहां पे आ गया O2। एक मिनट सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने, फिर से लिख देता हूं कि देखो एलिमेंट्री रिएक्शन में अपन रेट कैसे लिखते हैं, हाँ जी, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू होता है K1 इंटू, यहां पे रिएक्टेंट कौन है O3 पे पावर कितना 1, यहां पे आप रेट क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे रेट इज इक्वल टू K2, और यहां पे आ गया O, और यहां पे हो गया O3। बोलिए यहां तक लिख सकते हैं। अच्छा, रेट जब आपने लिख लिया तो अब आप आइए सॉल्यूशन में आइए, हम बोलेंगे रिएक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ट्वाइस ऑफ O3 गिव्स 3 टाइम O2। क्लियर? नाउ रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो रेट मैं कैसे लिख रहा हूं, -1/2 dO3 अपॉन dt। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं, वही पहला वाला तरीका, रेट लॉस है नहीं। क्या हम रेट को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/3 d ऑफ O2 अपॉन dt। समझ लो, रिएक्टेंट लिखूं प्रोडक्ट लिखूं, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो हमने यहां पे इसको लिख के रख लिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा नीचे ले आओ, क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब आप क्या बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखो क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ किसका, डिसअपियरेंस ऑफ O3 के देखो O3 पहले स्टेप में भी डिसअपियर हो रहा है और सेकंड में भी डिसअपियर हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि d/dt ऑफ किसका O3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लगा देता हूं क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो डिपेंड करता है पहला वाला रेट से भी और दूसरे वाले रेट से भी। मतलब क्या आ गया, K1 यहाँ पे आ गया O3 1, और यहाँ पे आता है K2, यहाँ पे आ गया O और O3। समझ में आ रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों लिख दिया मैंने, दोनों के हिसाब से ये डिसअपियर हो रहा है। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ कि रेट ऑफ मतलब इसका कि DO, ठीक है, मतलब O का जो फॉर्मेशन का जो रेट है, देखो क्या हो रहा है कि पहले में तो O क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, दूसरे में डिसअपियर हो रहा है। तो फॉर्मेशन के लिए क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। तो अब आ जाएगा यहाँ पे K1, यहाँ पे आ गया O3, और माइनस यहाँ पे आ गया K2, और इसको क्या बोलेंगे अपन कि O, और यहाँ पे O3। बात समझ में आ रही है क्या क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि एक तो डिसअपियर हो रहा है O3 दोनों तरीके से डिसअपियर, दोनों स्टेप में डिसअपियर ही हो रहा है, और O जो है पहले स्टेप में अपियर हो रहा है, तो अपियर हो रहा है तो पॉजिटिव ले लिया आपने, और डिसअपियर हो रहा है तो आपने नेगेटिव ले लिया। देख रहे हो यहाँ पे O जो है वो कंज्यूम हो रहा है, क्या बनाने के लिए, O2 बनाने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ तक लिख लिया। अब आगे की कहानी, हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो O है ये तो इंटरमीडिएट है। तो आप बोलोगे कि हाँ जी इंटरमीडिएट है, तो इसको आप 0 लिख दीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट का रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो 0 होगा। तो यहाँ पे आ गया K1 O3 माइनस K2, यहाँ पे है O और यहाँ पे है O3। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, O का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो क्या आ गया, कहाँ चला गया कर्सर, ये रहा। तो यहाँ आ गया अपना K1, यहाँ पे है O3, और इज इक्वल टू यहाँ पे है O, यहाँ पे आ गया अपना K2, और यहाँ पे आ गया O3। सही है। अब देखो O3 और O3 कैंसिल हो जाएंगे क्या, तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O जो है ना वो होगा K1 अपॉन K2। ठीक है, कांस्टेंट है, K1 अपॉन K2 आ रहा है। अच्छा, इसको हमने अपने पास रख लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि यहाँ लिखूँ, यहाँ पे, अच्छा अपने आप को मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है, दूसरी तरफ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि
DO3/dt इज इक्वल टू आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि K1O3 प्लस क्या बोला था आपने? K2 और O, और यहाँ पे बोला था आपने O3। देखो ये सही हो जाता, ठीक है, यही होता रेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ पे तो एक इंटरमीडिएट है, O की वैल्यू नहीं पता थी, अब हमको O की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा K1, यहाँ पे आ गया O3, यहाँ पे आ गया K2, और O के जगह पे लिखेंगे अपन K1/K2, और यहाँ पे फिर से क्या आ गया? O3। तो ये O2 और K2 कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है K1O3, यहाँ पे भी आ रहा है क्या? K1O3। तो अगर इसको हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ K1O3 आ जाएगा। अच्छा, ये जो हम लोग को मिला है, ये क्या मिला है? ये मिला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या? डिसअपियरेंस ऑफ O3 मिला है। अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ध्यान से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रेट, ये बन जाएगा रेट। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा था ना रेट इज इक्वल टू ये पार्ट, ठीक है। तो अब ये बन गया है रेट, तो ना रेट इज इक्वल टू कितना? K1, और यहाँ पे आ गया O3। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो ये है क्या बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट है वो K1 है, तो यहाँ लिख दूं रेट कांस्टेंट कितना हो गया? K1। ऑर्डर कितना हो गया बेटा? ऑर्डर देख के बताओ तो। ऑर्डर आ गया 1, देखो यहाँ पे 1 है, ऑर्डर आ गया 1। अब आपसे और क्या पूछ सकता है इसमें? यही पूछ सकता है कि रेट लॉ लिख के बता दो, रेट कांस्टेंट लिख के बता दो, फिर ऑर्डर बता दो। तो आपने ये सारी चीजें यहाँ पे क्या किया? सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करते चलना है। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो अलग अलग समस्याएं आती हैं वो आप यहाँ पे अब हैंडल कर लोगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वो अपना मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आखिरी लेक्चर होगा, और तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।